हेलो, दिस इज एनके मिश्रा एंड यू आर वाचिंग एनके मिश्रा क्लासेज। इस वीडियो में आप सीख रहे हैं गेट का प्रयोग। गेट का प्रयोग जितने भी होंगे, जैसे भी होंगे, और जितना आसान और जितना हार्ड, इन सभी को मैंने इंक्लूड किया है और सब बतलाने वाले हैं। सवाल ये है कि अगर आपको बोलना हो कि मेरी कलम टूट गई या फिर मेरी कलम तोड़ दी गई, दोनों को समझना जरूरी है। मेरी कलम टूट गई और मेरी कलम तोड़ दी गई, दोनों में क्या अंतर है और दोनों को हम कैसे इंग्लिश में बोलेंगे। दूसरा ये है कि अगर आपको बोलना हो कि सड़कें बन गई, सड़कें बन गई, और दूसरा है कि सड़कें बनाकर तैयार कर दी गई या सड़कें बना दी गई। बन गई और बना दी गई, टूट गई और तोड़ दी गई, मतलब यहाँ पर ये है। तो गेट का प्रयोग अगर टोटल समझते हैं तो फिर इंग्लिश स्पीकिंग में आपके लिए बेहतर होगा कि किसी भी चीज़ को कम्युनिकेट आराम से कर सकते हैं, एक्सप्रेस आप बहुत इजीली कर सकते हैं। तो आज गेट का प्रयोग ही सही से समझना है। इस वीडियो के लास्ट में हम आपसे क्वेश्चन भी करेंगे, आप समझ रहे हैं या फिर सिर्फ देख रहे हैं ये भी हमें पता चल जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आपसे जो मैं क्वेश्चन पूछा हूँ, कलम टूट गई या तोड़ दी गई, सड़कें बन गई या बना दी गई, बस इसको कैसे हम इंग्लिश में बोलेंगे टोटल समझना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, गेट प्लस नाउन एंड प्रोनाउन। गेट के बाद में नाउन और प्रोनाउन अगर आता है तो उसका क्या मीनिंग होगा और कैसे कैसे एक गेट का मतलब कई मीनिंग होता है, सब देख लीजिए। तो यहाँ पर गेट का मतलब रिसीव भी होता है। कौन वाला रिसीव? कुछ भी, जैसे रिसीव का मतलब पाना भी होता है, जैसे आई रिसीव्ड योर लेटर। लेकिन दूसरा मीनिंग भी तो होता है, जैसे आप किसी की अगवानी करने जाते हैं, जैसे आपके मामा जी बोले, आपके चाचा जी बोले कि मैं आ रहा हूँ स्टेशन पर, तुम रिसीव करने आ जाना। तो वहाँ पर अगवानी बोल सकते हैं। अगवानी करना मतलब किसी को लाने के लिए जाना। जैसे कैन यू गेट मी फ्रॉम द स्टेशन, कैन यू गेट मी फ्रॉम द स्टेशन, क्या मुझे स्टेशन से ला सकते हो, क्या तुम मुझे स्टेशन आओगे रिसीव करने के लिए। तो आप ऐसे गेट का प्रयोग रिसीव की जगह पर भी कर सकते हैं। एक एक करके देखिए। फेच का मतलब होता है जाकर लाना। अगर आप कोई सामान जा कर के लाते हैं तो उसमें आप गेट का प्रयोग कर सकते हैं फेच की जगह पर। जैसे लेट मी गेट यू अ कप ऑफ टी, मतलब मैं आपके लिए एक कप चाय ला रहा हूँ या फिर लाने जाता हूँ। तो यहाँ पर गेट का मतलब है फेच, जा करके लाना। तो एक गेट का आप देख रहे हैं कितने मीनिंग होते हैं, लेकिन आप इसका यूज कर सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारे सेंटेंस को बनाइए तब। उसके बाद जो वेरी कॉमन है और बहुत ज़्यादा यूज होता है उसे समझिए। गेट मिसअंडरस्टैंड भी होता है। जैसे आप बोल सकते हैं आई एम नॉट गेटिंग यू, आई एम नॉट गेटिंग यू, मैं आपकी बातों को नहीं समझ रहा हूँ। या फिर आप सामने वालों से पूछ सकते हैं कि आर यू गेटिंग मी, क्या तुम मेरी बातों को समझ रहे हो। तो आप ऐसे गेट का प्रयोग कर सकते हैं। तो गेट का मतलब समझना भी होता है, समझना। फिर हम देखेंगे यहाँ पर पनिश भी होता है, मतलब किसी को सजा देना, दंडित करने के लिए भी हम ये गेट का प्रयोग कर सकते हैं पनिश की तरह। जैसे पनिश का मतलब है सजा देना, किसी को गलती का पनिशमेंट देना। आई विल गेट हिम फॉर दिस, मैं उसे इन बातों के लिए, इस बात के लिए सजा दूंगा, मैं उसे दंडित करूंगा। तो आप इसे गेट का मतलब पनिश करना भी होता है, आप इसे याद रखेंगे। अब चलते हैं जो और वेरी कॉमन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट का मतलब बनना भी होता है, जैसे बनना या होना। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे गेट के पूरे डीप में चले जाएंगे, तो ज़रूरी है कि आप इसे धैर्य के साथ में समझिए। शी इज गेटिंग थिन, किसी को बोल रहे हैं शी इज गेटिंग थिन, मतलब वह पतला होती जा रही है। फिर यहाँ पर एक मीनिंग समझना होगा। गेट का मतलब बीकम तो होता ही है, लेकिन स्लोली ग्रेजुअल डेवलपमेंट समझ सकते हैं। गेट मीन्स ग्रेजुअल डेवलपमेंट। कब? जब इसका मीनिंग बीकम होगा तब। ग्रेजुअल डेवलपमेंट का मतलब है कि परिस्थिति में अगर बदल रहा है तो धीरे धीरे बदल रहा है। तो सी इज गेटिंग थिन, वह पतली होती जा रही है। सी इज गेटिंग ऑन फॉर 20, वह 20 वर्ष की हो रही है, वह 20 वर्ष की हो रही, हो गई नहीं बल्कि हो रही है, चल रहा है 20वां साल।
ही इज गेटिंग ओल्ड, ही इज गेटिंग ओल्ड, वह बूढ़ा होते जा रहा है, धीरे धीरे ग्रेजुअल डेवलपमेंट हो रहा है, वह बूढ़ा होते जा रहा है। द टाइम इज गेटिंग वर्स, समय खराब चल रहा है, समय खराब होते जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, गेटिंग वर्स, समय खराब होते जा रहा है, द टाइम इज गेटिंग वर्स। नेक्स्ट है यू आर गेटिंग फैट, मतलब कोई आदमी मोटा होते जा रहा है तो आप उससे बोल सकते हैं यू आर गेटिंग फैट। उसके बाद आप देखेंगे कि कॉजेटिव वर्ब भी आप पढ़े होंगे। कॉजेटिव वर्ब का मतलब होता है प्रेरणार्थक क्रिया। अगर कोई काम किसी दूसरे तीसरे से करवाते हैं प्रेरणा के जरिए, इंस्पिरेशन के जरिए, तो हम वहाँ पर उसे कॉजेटिव वर्ब तो बोलेंगे, लेकिन यूज गेट का कैसे करेंगे। गेट के बाद में हम फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और पास्ट पार्टिसिपल का मतलब यहाँ पर वर्ब थ्योरी का प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं आई गॉट अ लेटर रिटन। आई गॉट अ लेटर रिटन का मतलब है मैंने एक पत्र लिखवाया, मैंने एक पत्र लिखवाया। तो यहाँ पर हुआ क्या, ये समझना जरूरी है कि गेट यहाँ पर वर्ब टू है, पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है, फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद में वर्ब थ्योरी लिखेंगे। इसका मतलब है कि कोई काम करवाया, कोई काम करवाना। आप लिख सकते हैं कि मैं उससे यह पत्र लिखवाता हूँ, आई गेट अ लेटर रिटन बाय हिम, मैं उससे पत्र लिखवाता हूँ। उसके बाद है ही गॉट हीज हेयर कट, उसने अपना बाल कटवा लिया, उसने अपना बाल कटवा लिया, मतलब किसी दूसरे से कटवाया, किसी दूसरे से एक काम करवाया। उसके बाद है आई विल गेट यू बीटन, मैं तुझे पिटाई खिलवा दूंगा, मैं तुम्हें पिटाई खिलवा दूंगा। तो यहाँ पर आप फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं। गेट के बाद में ऑब्जेक्ट दिया गया है और उसके बाद वी थ्योरी का प्रयोग किया गया है। तो कॉजेटिव वर्ब का भी प्रयोग कर सकते हैं गेट के जरिए। अगर आप चाहें तो गेट के बदले में भी आप हैव का यूज कर सकते हैं या फिर हैज का यूज कर सकते हैं और हैड का भी यूज कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है टेंस पर और सब्जेक्ट पर। और यहाँ पर है गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव। अब इसका यूज कब करेंगे, मतलब ये हुआ कि मेक समबडी या फिर समथिंग बिकम, किसी चीज़ को या किसी व्यक्ति को कुछ होने देना या फिर बनने देना। हम लिख सकते हैं होने देना, होने देना, लेट की तरह भी समझ सकते हैं। जैसे इट्स टाइम टू गेट द चिल्ड्रेन रेडी फॉर स्कूल, मतलब अभी बच्चों को तैयार होने देने का समय है, स्कूल के लिए बच्चों को तैयार होने देने का समय है। तो उसमें आप क्या करेंगे, गेट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और उसके बाद में एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं। दूसरे सेंटेंस में अगर देखा जाए तो आई कांट गेट यू एंग्री, जैसे आप अपने फ्रेंड को बोलते हैं कि आई कांट गेट यू एंग्री, मैं तुम्हें नाराज नहीं होने दे सकता हूँ, मैं तुम्हें नाराज नहीं होने दूंगा, आई वॉन्ट गेट यू एंग्री। नेक्स्ट है आई गॉट हर रेडी टू मैरी, मैंने उसे शादी के लिए तैयार कर लिया, मतलब मेक हर बिकम माई वाइफ। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं आई गॉट हर रेडी टू मैरी, किसी को कुछ होने देना या फिर बनने देना आप इसमें यूज करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है आपको ये समझना है कि गेट के बाद में पास्ट पार्टिसिपल का यूज देखिए यहाँ पर मैंने किया, यहाँ दूसरा मीनिंग होगा। फिर यहाँ पर गेट के बाद में पास्ट पार्टिसिपल का फिर यूज कर रहे हैं, वो अलग है। और बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल का यूज कैसे करेंगे, गेट के साथ में इन्फिनिटिव का प्रयोग कैसे करेंगे। तो पहले यहाँ से देखते हैं गेट प्लस पास्ट इंडिफिनिट का, ये पास्ट पार्टिसिपल का मतलब ये है कि वर्ब थ्योरी का प्रयोग करना है। कैसे होगा, शी गॉट हर फेस वॉश्ड, जब रिफ्लेक्सिव मीनिंग हो, जब सब्जेक्ट कोई काम करे और उसका प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़े, तो उसमें क्या करेंगे, गेट के बाद में पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। बल्कि जो सब्जेक्ट है, जो कोई काम कर रहा है, वही कोई काम करेगा और उसका प्रभाव उस पर पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव मीनिंग होगा, रिफ्लेक्सिव इफेक्ट होगा। जैसे गो एंड गेट ड्रेस्ड, अब किसी को बोल रहे हैं कि गो एंड गेट ड्रेस्ड, जाओ कपड़ा पहन लो, तो हम जिसे बोल रहे हैं कपड़ा पहनेगा, खुद पहनेगा, पहनाना नहीं है। तो यहाँ पर गेट प्लस पास्ट पार्टिसिपल का है रिफ्लेक्सिव इफेक्ट, सब्जेक्ट पर ही इसका प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट है ही गॉट डिसअपॉइंटेड,
अब डिसअपॉइंट दूसरे को नहीं किया, किससे दूसरे को परेशान नहीं किया, निराश सब्जेक्ट खुद हो जा रहा है, तो ही गॉट डिसअपॉइंटेड, वह नाराज हो गया, वह उदास हो गया। तो यहाँ पर डिसअपॉइंटेड गॉट के बाद में यहाँ क्या है, पास्ट पार्टिसिपल का यूज है, वर्ब थ्री एडजेक्टिव के रूप में भी काम कर रहा है। उसी प्रकार देखते हैं गेट के बाद में पास्ट पार्टिसिपल, आप पैसिव पढ़े होंगे, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब टू बी, फिर उसके बाद फिर हम वर्ब थ्री का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं माई पेन गॉट ब्रोकन, यहाँ पर अलग सेंस है। जब यहाँ पर कोई कार्य अनइंटेंशनली हो, मतलब जानबूझकर नहीं, अनइंटेंशनली, तो उसमें हम इज, आर, एम, वॉज, वर नहीं प्रयोग करेंगे और गेट का प्रयोग करेंगे। समझना जरूरी है, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली का इसमें दोनों में अंतर है। का मतलब जानबूझकर नहीं। जैसे माई पेन गॉट ब्रोकन, अब यहाँ पर मेरी कलम टूट गए, तो कौन इसको तोड़ा, कोई तो तोड़ा नहीं, जानबूझकर तो कोई से तोड़ा नहीं, इसमें किसी का इरादा तो नहीं था तोड़ने का। तो इस कंडीशन में हम गेट का प्रयोग करेंगे जब अनइंटेंशनली कुछ हो गया तो। जैसे ही कॉट गॉट बाय पुलिस, कभी कभी ऐसा होता है कि सड़क पर घूम रहे हैं, पुलिस ने देख लिया, कर्फ्यू लागू है, पकड़ कर ले गए। अब यहाँ पर कोई इंटेंशनली कोई प्लानिंग नहीं था, प्लानिंग के साथ अगर कोई काम होता है तो वहाँ पर दूसरा मीनिंग हम आपको बता नहीं जा रहे हैं, लेकिन जहाँ पर अनइंटेंशनली कुछ अचानक सा हो गया तो वहाँ पर गेट का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद है ही नेवर गेट्स इनवाइटेड, उसे कभी निमंत्रण नहीं दिया जाता, उसे कभी आमंत्रित नहीं किया जाता। तो यहाँ पर एक कॉमन चीज़ है, छूट जाता है, कोई जानबूझकर यहाँ पर उसे इनवाइट नहीं करता, ऐसा बात नहीं है। तो जहाँ इंटेंशनली हो तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देख लीजिए बी प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे। तो जब कोई काम, कोई एक्शन इंटेंशनली हो, मतलब जानबूझकर पूरी प्लानिंग के साथ में अगर कोई काम हो, तो उसमें हम क्या करेंगे, इज, आर, एम, वॉज एंड वर करके उसके बाद वी थ्री का प्रयोग करेंगे। जैसे माई पेन वॉज ब्रोकन, मेरी कलम तोड़ दी गई। यहाँ पर है कि माई पेन गॉट ब्रोकन का मतलब मेरी कलम टूट गई। यहाँ माई पेन वॉज ब्रोकन, मेरी कलम तोड़ दी गई, मतलब इंटेंशनली हुआ। यहाँ पर ऊपर में अनइंटेंशनली और यहाँ पर इंटेंशनली, मतलब कोई काम सोच विचार के किया गया, प्लानिंग के साथ किया गया। द रोड वॉज बिल्ट, अब ये बतलाइए कि अचानक कोई यूं ही रोड बना तो नहीं देता, बल्कि प्लानिंग के साथ बनाया जाता है। तो जब भी कोई प्लानिंग के साथ हो, कोई इवेंट, कोई घटना, या फिर इंटेंशनली हो, जानबूझकर हो, तो वहाँ पर क्या करेंगे, इज, आर, एम, वॉज एंड वर का प्रयोग करेंगे पैसिव बनाने में। उसके बाद है यू आर टॉट इंग्लिश, आपको अंग्रेजी पढ़ाया जाता है। तो ये सब पूरे प्लानिंग के साथ में और डिलिबरेटली इंटेंशनली होता है। तो इसमें हम फिर इज, आर, एम, वॉज एंड वर का प्रयोग करेंगे, वर्ब टू बी का प्रयोग करेंगे। वही अगर अनइंटेंशनली होता है तो फिर उसके जगह पर गेट का प्रयोग करेंगे। ऐसा होता है कि ही गॉट डिसअपॉइंटेड, इस तरह से। उसके बाद देखेंगे गेट के बाद में इन्फिनेटिव का प्रयोग कैसे करें, क्यों करें। तो यू विल गेट टू स्पीक इंग्लिश, अब इसको अगर समझने के लिए देखा जाए तो स्टार्ट प्लस V4, यानी कि तुम कोई काम करने लगोगे, स्लो या फिर ग्रेजुअल डेवलपमेंट में भी आप गेट के बाद में इन्फिनेटिव का प्रयोग कर सकते हैं। ग्रेजुअल डेवलपमेंट का मतलब जब कोई कार्य धीरे धीरे होने लगेगा तो आप गेट टू का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यू विल गेट टू स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोलने लगेंगे। या फिर ही इज़ गेटिंग टू बी हेल्दी, वह स्वस्थ हो रहा है, वह धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा है, उसके शरीर में परिवर्तन हो रही है, सुधार हो रहा है। तो ही इज़ गेटिंग टू बी हेल्दी। तो जब ग्रेजुअल डेवलपमेंट हो, कुछ सुधार, कुछ होने लगने वाली बात हो, तो उसमें गेट टू का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो चलिए अब बारी है आपसे सवाल करने की। तो आज का सवाल है, मैंने एक पत्र लिखवाया। आपको बतला चुके हैं पॉजिटिव वर्ब है और गेट का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। तो मैंने एक पत्र लिखवाया, इसे कैसे लिखेंगे अभी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। एक एक करके चेक करेंगे, प्रयास करेंगे सबका चेक हो सके, जवाब ही देंगे हम कि आपका सही है कि गलत है। तो चलिए दोस्तों, शेयर जरूर कीजिए, जब भी देखिए वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, और रोज़ हमारा वीडियो को देखिए। जब भी हम अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन मिलता है, आप ब्राउजिंग में देखते हैं, तो जरूर हमारे वीडियो को देखिए और सीखिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।